मैं कुछ बातें शुरू में रखना चाहता हूँ जिससे उत्तराखंड के हल्द्वानी के हालात और एक तरह से इस देश के भी हालात जो बदलते जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। फिर बाकी साथी भी इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुआ था वो अचानक नहीं हुआ। It is not as if it was a sudden, unprecedented, unexpected event. जो फरवरी 8 में हुआ है वो कई महीनों से जो वहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव का जो इतिहास है उस बहुत खूबसूरत प्रदेश का, उसको पिछले कई महीनों से, कुछ सालों से वो बिगड़ता जा रहा है। और खून अब तक नहीं बहा था इसलिए हम लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जो हालात वहाँ बिगड़ते जा रहे थे उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कहना शुरू में ज़रूरी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जा रहा है और हम सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देवभूमि का एक नया सोच राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ हद तक सरकार में बैठे लोगों का कि एक जैसे मक्का एक होली लैंड फॉर द मुस्लिम्स है, जैसे वेटिकन इज अ होली लैंड फॉर द कैथलिक्स, ये लोग कहने लगे कि हिंदू धर्म का भी एक होली लैंड होना चाहिए और वो होगा उत्तराखंड। और उस होली लैंड की जो डेफिनेशन वो सामने रख रहे हैं कि उस होली लैंड में फिर पीपल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी को जगह नहीं रहेगी उस होली लैंड में। We must remember that Muslims form 14% of the population of Uttarakhand. एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है उत्तराखंड के, और एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रहते हुए वो इस देश के उस प्रदेश के नागरिक हैं पूरे हकों के साथ। कई लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा रीसेंट माइग्रेंट्स हैं लेकिन वहाँ रहते आ रहे हैं। तो अलग अलग किस्म के जहादों की बात वहाँ शुरू हुई, और यहाँ मुझे कहना बहुत साफ कहना ज़रूरी है कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इन जिहादों के बारे में बार बार जिक्र किया है, उसको एक लेजिटिमेसी दी है। तो कहा जा रहा है पहले कि एक लव जिहाद हो रहा है, उसके कोई मतलब आई मीन देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड इट, बट ये एक माहौल बनाया गया है कि लव जिहाद से उत्तराखंड के लोगों को बचाने की ज़रूरत है। और कई बार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ये बात उठी और तथाकथित लव जिहाद के नाम पे नोटिसेस, अनऑफिशियल नोटिसेस के लोगों को अब छोड़ना है, अब यहाँ नहीं रह सकते, एक डर का माहौल बना। उसके साथ साथ फिर और जिहादों की भी बात हुई, लैंड जिहाद की बात हुई, व्यापार जिहाद की बात हुई, और फिर मज़ार जिहाद की बात हुई। और इस इन 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 तथाकथित जिहादों के सराउंडिंग दिस a sense of communal hatred and communal frenzy was built up in the state over recent months and years. मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध प्रदेश में जो बहुसंख्यक समाज के कई सामाजिक लीडर्स हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि ये हमारा प्रदेश सभी के लिए एक मोहब्बत का प्रदेश होगा, सब बराबरी का, सबको बराबर के हक होंगे। उन्होंने इसका विरोध भी किया है, हमें भी निमंत्रण दिया था, कारवान मोहब्बत की तरफ से हम गए थे, उनकी बातें सुनी, उनकी चिंताएं सुनी। Coming to the recent incident,
चीफ मिनिस्टर बहुत गर्व से कहते हैं कि एक मज़ार जहाद हो रहा है, और जो दिल्ली में महरौली में रिसेंटली हुआ था, कल ही यहाँ इसी कमरे में बैठक हुई थी. इट्स समवॉट सैडली आयरॉनिकल दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन द नेक्स्ट डे. तो गर्व से कह रहे हैं कि 3000 मज़ारों को हमने हटाया है एज अ मैटर ऑफ अकम्पलिशमेंट बाय द स्टेट. ये कहा जा रहा है कि ये मज़ार फॉरेस्ट लैंड्स में, नज़ुल लैंड में, बट मोस्टली फॉरेस्ट लैंड्स में बने हैं. दीज आर कॉल्ड इंक्रोचमेंट्स, बट जैसे महरौली के I mean, if something is 700 years old, the city has encroached on the mosque, and not the mosque that has encroached on the city or on the forest. All of these ideas have come much later. But ये कहना कि हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में और वहाँ पहाड़ों में वन गुजर एक नोमैडिक कम्युनिटी है, अपने पशुओं के साथ वो जगह जगह जाती हैं, किसी एक जगह में बसते नहीं हैं, नोमैडिक कम्युनिटी है. उनके जब डेथ्स होते हैं तो जंगल में वो छोटे से ग्रेव्स बनाते हैं, उनको मज़ार कहते हुए उसको हटाया जा रहा है. हमारा ये कहना है कि मान लीजिए कि धार्मिक स्थलों को हटाना जनहित में ज़रूरी समझा गया है, तो पहले तो इस पर एक खुली बातचीत हो कि क्यों हमें हटाना है. और अगर हटाना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए कि सब मज़हबों के धार्मिक स्थलों के साथ एक ही किस्म का व्यवहार हो, और उससे जो उस इबादत से या उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को विश्वास में लेते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरी है उनको हटाने की बात चलनी चाहिए. हल्द्वानी की घटना में थोड़ा सा और उसके फैक्ट्स बताता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी साथी भी इसमें जोड़ेंगे. पहले जिस जगह पे ये मस्जिद और मदरसा स्थित है, उसके लीगल स्टेटस पे विवाद है. लोग, वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि वो अलॉट हुआ था, ये लॉन्ग लीज पे ये मिला है. सरकार कह रही है कि, और काफ़ी रिसेंटली ये कह रही है कि ये नहीं, ये तो सरकारी नजूल ज़मीन है और इनको हटाना ज़रूरी है. जब ऐसा विवाद होता है तो उसका हल कैसे होगा? न्यायालय में जाके. और वही हुआ है. जो पीड़ित पक्ष है वो हाई कोर्ट में गए और कहा कि हम लोगों को, और न्यायालय को फैसला करने की का वक्त मिलना चाहिए था. उस विवादित क्षेत्र में ये एक हिस्से में एक मस्जिद और एक मदरसा, मस्जिद 20 साल पुराना है. एंड दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर वो अवैध है तो 20 सालों तक क्या हुआ? अचानक हमने कहा कि वो अवैध है, अतिक्रमण है और मदरसा है. उसके बाद भी जब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज आए, उन्होंने कहा कि हमें इसको हटाना है. वेरी इन क्विक सक्सेशन, दिस इज सडनली दे कम ऑन January 30th एंड से कि हमें रिमूव करना है. और फिर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो लीगल है. वहाँ के उलेमाओं का जो दल है वो भी मिले. बातचीत चल रही थी जैसे प्रशासन के साथ, सरकार के साथ. जायज़ है, सरकार का एक व्यू है, लोगों का एक व्यू है, उसमें डिस्कशन चल रहा था. उस स्टेज पे जब हल नहीं निकल रहा था, फिर भी प्रशासन ने आकर कहा कि हम तो सील कर रहे हैं. तो उन्होंने मदरसा और मस्जिद को सील कर दिया. इसमें भी शांति थी, किसी का कोई विवाद नहीं था. उन्होंने कहा सील हुए और हम लोग न्यायालय में जाके इसका हल निकालें, which is all right, which is what should happen in a democratic country and a dispute. नैनीताल हाई कोर्ट में गए. इट वाज अ वेकेशन बेंच. तो उन्होंने कहा कि हम लोग 6 तारीख फिर 8 तारीख को सुनवाई है. और उन्होंने कहा कि we admit the petition but we will hear it on 14th February. This happens in the morning of 8th February. और in the
afternoon of 8 February at 3:30 with bulldozers, हम देखते हैं वहाँ लोग देखते हैं कि बुलडोजर्स को लेके प्रशासन, पुलिस, 100 कर्मचारियों को लेके, बहुत बड़ा पुलिस फोर्स को लेके, बुलडोजर्स को लेके वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम तो गिरा रहे हैं। तो लोगों का कहना था कि अब न्यायालय को फैसला करने दीजिए, सील्ड है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, न्यायालय जैसे फैसला करेगा वैसे उसका हल हम लोग भी मानेंगे, नहीं हम अब आज ही गिराएंगे। एंड सो जो वहाँ की महिलाएं हैं वो सामने खड़ी हुई बुलडोजर के सामने, बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। उसमें महिला और पुरुष के पुलिस दोनों शामिल थे। एंड तो थिंग्स गॉट मोर एंड मोर एग्रीवेटेड, और फिर उनको हटा के उन्होंने बुलडोजर्स चलाए और मस्जिद और मदरसा का जो स्ट्रक्चर्स थे उनको गिराया। लोग उत्तेजित हुए और पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी में और दूसरी तरफ से पुलिस भी पत्थर उठा के वापस फेंकने लगे। सो टोटल केओस, लोग घायल हुए, पुलिस के पर्सनल भी घायल हुए, कुछ पत्रकार भी घायल हुए, और जो कर्मचारी इकट्ठा हुए थे बड़ी मात्रा में वो भी घायल हुए। दिस वॉज एन इंटायरली अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज एंटायरली प्रिडिक्टेबल आउटकम। आप एक धार्मिक स्थल को हटा रहे हैं, मामला विवादित है, हाई कोर्ट उसको सुन रहा है, सील हो गया है, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, उसका एक तरीका होता है। मैं प्रशासन में रहा हूँ, मैं 6 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, दिस वाज इनवाइटिंग ट्रबल। और इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि आप इस तरह से हटाएंगे तो विवाद होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, बट दिस वाज डन। आफ्टर दैट वेरी अनफॉर्चुनेटली, एंड हम लोग सभी बहुत स्ट्रांगली अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं कि उस जो रोष बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वहाँ के थाने को अटैक किया, वहाँ के आसपास की गाड़ियों को जलाया, और दे कॉज डैमेज टू अ पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन। कर्फ्यू इम्पोज हुआ और शूटेड साइट ऑर्डर्स हुए, शूटेड साइट। At which stage did the police start resorting to firing, और क्यों हमने एस्केलेट करते हुए, जो एक क्राउड कंट्रोल का एक तरीका होता है कि यू स्टार्ट विद वार्निंग, देन विद लाठी चार्ज, टीयर गैस, एंड यू कीप एस्केलेटिंग, वाटर कैनन्स, एंड देन एट द लास्ट स्टेज हम फायरिंग को रिजॉर्ट करते हैं। हियर फायरिंग केम एट अ वेरी अर्ली स्टेज, लोगों की जानें गई, एंड बाय ऑल अकाउंट्स, उसमें कई रिपोर्टर्स भी देखे हैं कि बाय ऑल अकाउंट्स दे वर पासर्स बाय, लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे, इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड, उससे स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ी। कर्फ्यू हैज़ बीन इम्पोज्ड। कर्फ्यू एक बहुत बड़े इलाके है, लगभग 1-1.5 लाख लोग हैं, मोस्टली वर्किंग क्लास के लोग हैं। इंटरनेट वॉज कम्प्लीटली शट ऑफ। चीफ मिनिस्टर आते हैं, he speaks very strongly against the violence. He only meets the injured police persons. He does not go to the community which has been affected. उनके grievances का, उनका जो दुख है वो नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बहुत सारे फैमिली मेंबर्स से जो बातचीत हुई, वहाँ के लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के बाद घर घर में जाकर पीटना, इंक्लूडिंग महिलाओं को पीटना, उसकी तस्वीरें भी हैं पुलिस के द्वारा, स्मैशिंग एवरीथिंग इनसाइड द होम्स ऑफ द पीपल, उनके गाड़ियों को तोड़ना, उनके हर चीज़ में एक किस्म का रेट्रीब्यूशन। और कहा गया है कि पता नहीं 200 करोड़ का नुकसान है जो हम लोग अब रिकवर करने जा रहे हैं। तो आखिर में बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हालात
बने हैं, ऑल ऑफ दिस वाज कंप्लीटली प्रिवेंटेबल एंड अवॉइडेबल। क्योंकि सरकार मतलब किसी एक समाज का सरकार की सरकार नहीं है, सभी समाजों की सरकार है। सभी को इस देश के संविधान ने बराबर के हक दिए हैं अपने ज़मीन पे स्थापित होने के लिए, अपने इबादत के तरीकों को फॉलो करने के लिए। अगर लगता है कि उससे एंड obviously there was no plan for that land, there was no immediate need for that land, because the chief minister now announces कि हम उस ज़मीन पे एक पुलिस स्टेशन बनाएंगे जहाँ मस्जिद है, और ऑलरेडी एक पुलिस चौकी वहाँ पे स्थापित हो गई है। This is, this looks like एक, you've almost like declared war on a segment of your citizens। एक जो पक्षपात है, एक जो इंसाफ, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ हो, लेकिन लोगों को महसूस हो कि इंसाफ हो। और जो भी प्रक्रिया है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, असहमतियों के रेजोल्यूशन के लिए भी तरीके हैं, कोर्ट्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के तरीके हैं। तो बहुत दर्दनाक स्थिति हमें मिली। और मैं आखिर में तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे डर ये है कि इज दिस द टेम्पलेट ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि आप एक पीसफुल स्टेट में इस तरह का पोलराइजेशन, जहाँ पे encouraged by the state administration, reaches a point where it becomes violent, it becomes more and more violent, और हम बढ़ते जाएंगे, हिंसा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें कि उत्तराखंड और हल्द्वानी में क्या हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और आगे ये ना बढ़े उसके लिए हम और आप, समाज में जो बैठे लोग हैं, जो मोहब्बत और बराबरी और संविधान के मूल्यों के अनुसार इस देश को चलते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। थैंक यू।